कल जो है वो हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको डिस्कस किया था। तो आज हमने जो है वो एम्प्लीफिकेशन और गेन, ठीक है, इसको स्टडी करना है। तो जो पंपिंग स्कीम्स हैं ये मैंने आपको पढ़ा दी हुई है ना, शुरू में पढ़ाई थी शायद। ज़रा देखें अपने नोट्स ज़रा स्टार्ट से। पंपिंग स्कीम्स जो हैं जिसमें मैंने 2 लेवल पंपिंग, 3 लेवल और 4 लेवल जो है वो पढ़ाया हुआ है, पढ़ाई हुई है ना वो 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल पंपिंग स्कीम्स जो है वो पढ़ाई हुई हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में मैंने जो थी ये भी पढ़ाई थी, पंपिंग मेथड्स भी शायद कहीं पढ़ाए थे मैंने। जहाँ पर मैंने शुरू से लेक्चर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर जब मैंने कहा था यहाँ से मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, या आपने नोट्स के पहले लिखने हैं, उनमें पंपिंग मेथड्स थे, ज़रा चेक करें। मैं कह रहा हूँ हम वक्त ना ज़ाया करें, है ना, उसके ऊपर फिर मैं वो दोबारा पढ़ा तो दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पढ़ाए हुए? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। मैं ये फिर जो है ना ये बाद में पंपिंग के ऊपर जाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मैं उससे शुरू कर रहा हूँ, एम्प्लीफिकेशन और गेन से। ठीक है जी, एम्प्लीफिकेशन एंड गेन के आप जब इसको एम्प्लीफाई करते हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, तो स्टिमुलेटेड से एम्प्लीफाई करने के बाद आपको लेज़र मिलती है और उस लेज़र के अंदर ही आपको गेन जो है वो हासिल हो रहा था। तो वो आपको गेन किससे हासिल होता है? वो आपको एक्टिव मीडियम जो आप यूज़ करते हैं उससे आपको गेन जो है वो हासिल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्हेन एन एक्टिव मीडियम, कि जब एक एक्टिव मीडियम जो है इज इन द इन्वर्टेड स्टेट, कि जब कोई एक्टिव मीडियम जो है वो इन्वर्टेड स्टेट में है, तो एक फोटॉन जो है, ए फोटॉन ऑफ सूटेबल एनर्जी, एक सूटेबल एनर्जी का फोटॉन जो है कैन स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट कर सकता है द एमिशन ऑफ कैस्केड फोटॉन्स। ठीक है, तो जब एक्टिव मीडियम जो है वो इन्वर्टेड स्टेट में हो, इन्वर्टेड स्टेट का मतलब है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन में हो, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन में हो, तो वो एक्टिव मीडियम जो है वो उसमें से फोटॉन जो है वो मिट होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं एक कैस्केड एमिशन ऑफ फोटॉन्स को। तो ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। दिस प्रोसेस is known as amplification। तो ये प्रोसेस जो है इसको आप एम्प्लीफिकेशन का नाम जो है देते हैं। तो अब जो आपके पास इनिशियल फोटॉन होता है, यानी कि जो फोटॉन आपके पास आता है जो हिट करता है एटम को, उसको हम ले सकते हैं एज एन इनपुट सिग्नल, कि वो आप एक इनपुट सिग्नल जो है वो मटेरियल को
प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्टिव मीडियम जो है उसे एक क्वांटम ऑप्टिकल एम्पलीफायर के तौर पर ले सकते हैं, जिसमें से लाइट जो है वो इमर्ज होती है एज एन एम्पलीफाइड आउटपुट। जो फोटॉन दी है आपने वो एक सिग्नल इनपुट है। स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद एक तो इंसिडेंट फोटॉन आया, साथ ही जो एमिशन की वजह से फोटॉन था वो भी निकला। दोनों मिलकर उन्होंने क्या किया, लाइट को एम्पलीफाई कर दिया। तो हमने कहा कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर एक एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो आ गया। जिस तरह आप ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर में भी आप इनपुट सिग्नल देते हैं और आउटपुट सिग्नल के ऊपर आपके पास जो है वो एम्पलीफाई होकर सिग्नल आ जाता है। वहाँ पर सिग्नल आप कौन सा देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, वोल्टेज का सिग्नल देते हैं, करंट का सिग्नल देते हैं। यहाँ पर आप किसका सिग्नल दे रहे हैं, लाइट का, फोटॉन का सिग्नल। तो वो लाइट या फोटॉन को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक हो गई बात। तो द इनिशियल फोटॉन is considered as input signal। तो जो इनिशियल फोटॉन है उसको आप लेते हैं एक इनपुट सिग्नल के तौर पर, और जो एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मीडियम, ये एक्टिव मीडियम क्वांटम सिस्टम है, एक क्वांटम मैकेनिकल ऑप्टिकल एम्पलीफायर है। एज द क्वांटम ऑप्टिकल एम्पलीफायर। तो ये क्वांटम ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, ठीक है। और जो इमर्जिंग लाइट है वो एक एम्पलीफाइड आउटपुट है, यानी कि जो फोटॉन निकल रहे हैं। एंड emitted light is a output signal, और emitted light जो है वो एक आउटपुट सिग्नल है आपके पास। तो अब जो डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन है कि भाई कितना एम्पलीफाई हो रहा है, उसको हम मेजर करते हैं किससे, गेन से, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो इंक्रीज है इंटेंसिटी के अंदर जब लाइट पास करती है किसी एक्टिव मीडियम में से। इंक्रीज इन इंटेंसिटी, गेन का मतलब है कितना इंटेंस है। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि उस एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। जितनी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है कि आपका गेन बढ़ रहा है। गेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीफिकेशन को। एम्पलीफिकेशन को मेजर करना है तो किसकी मदद से करना है, विद द हेल्प ऑफ अ गेन। कि कितना गेन आपको उस एक्टिव मीडियम के अंदर मिल रहा है। अब हर जरूरी नहीं है कि हर एक्टिव मीडियम का गेन जो है वो एक जैसा ही हो, इसलिए आपको मुख्तलिफ मीडियम जो आप यूज़ करते हैं उनके सेपरेटली गेन्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना आप, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन है, द डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन, अगर आपने डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन जो है इसको मेजर करना है, is measured as gain। तो इसको आप गेन के तौर पर मेजर करते हैं, विच इज इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, जो कि इंक्रीज है इंटेंसिटी के अंदर, व्हेन
द लाइट passes through the active medium। जब लाइट जो है वो पास करती है एक्टिव मीडियम से, ठीक है जी, जब लाइट एक्टिव मीडियम में से पास कर जाती है तो वहां पर अब जो इंटेंसिटी निकल रही है उसको आपने किससे मेजर करना है? गेन से मेजर करना है। तो गेन को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? द गेन कैन बी रिटन एज, इसका जो फार्मूला होता है जी, ये गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/i, आई इंटेंसिटी को, और di/dx, जो विड्थ है dx मीडियम की वो, और di की इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू विड्थ जो इंटेंसिटी के अंदर चेंज आ रही है। दिस इज द फार्मूला फॉर गेन। ठीक है जी, ये गेन का फार्मूला होता है। यहाँ पर आई क्या है? इंटेंसिटी है, ठीक है। ये ऊपर 1/i, डी आई चेंज ऑफ इंटेंसिटी है किसमें? विद रिस्पेक्ट टू dx क्या है? द विड्थ ऑफ द मीडियम, वो पोर्शन छोटा सा मीडियम का कि जिसके अंदर से लाइट जो है वो पास करे। आप ले लेते हैं ना, अगर मैं मसला हाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये है मीडियम, तो इसमें कि मैं ये छोटा सा पोर्शन ले लूँ तो ये dx है, इसमें से मैं देख लेता हूँ कि कितनी इंटेंसिटी di पास कर रही है। तो ये सब को छोटे छोटे को मिला लो तो वो पूरा बन जाएगा, उस पूरे को मिला के आप उसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम गेन को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द गेन मे बी otherwise defined as the amount of the stimulated emission। इसको हम क्या कह लेते हैं कि ये एक अमाउंट है स्टिमुलेटेड एमिशन की, जो कि एक फोटॉन जनरेट करता है जब वो ट्रैवल करता है कोई डिस्टेंस थ्रू ए मीडियम। विच ए फोटॉन कैन जनरेट व्हेन इट ट्रैवल्स, जब ये ट्रैवल करता है ए गिवन डिस्टेंस। ठीक है, ये आप देख लें कि ये मैंने गिवन डिस्टेंस यहाँ पर ये dx लिखा हुआ है, जिसके अंदर से फोटॉन जो है वो क्या करेगा? वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर गेन 4 है पर सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल आप गेन कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इफ g इज इक्वल टू 4 निकल आता है गेन आपका पर सेंटीमीटर। मसलन आप कह लें कि ये कोई सेंटीमीटर है, इसमें गेन कितना निकल आता है? 4। इसका मतलब है कि एक फोटॉन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 4 फोटॉन्स को। G4 का मतलब है कि जो एक फोटॉन आपने इंसिडेंट किया है वो क्या कर रहा है? 4 फोटॉन्स को एम्पलीफाई कर रहा है ना। जब स्टिमुलेटेड एमिशन होती है तो क्या होता है? एम्पलीफिकेशन होती है। तो यानी कि एक फोटॉन जो है वो 4 फोटॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। तो अगर G4 है तो एक फोटॉन से 4 फोटॉन्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि इट मीन दैट वन फोटॉन, एक फोटॉन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 4 फोटॉन्स पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर 4 फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। पर इधर आप लिख लें पर ईच सेंटीमीटर, ठीक है, हर सेंटीमीटर में से, क्योंकि ये डिफरेंट ले सकते हैं ना सेंटीमीटर के इसके अंदर, तो हर सेंटीमीटर में से 4 फोटॉन जो है उनको प्रोड्यूस कर रहा है। इट ट्रेवल इन द मीडियम। जब ये मीडियम के अंदर जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल्स इन द मीडियम, जब मीडियम से गुजर जाता है। अच्छा, अब जो लेज़र के मीडियम्स होते हैं, यानी कि जिन लेज़र के अंदर जो है आप जनरेट करते हैं इसको, पॉपुलेशन इन्वर्जन को या गेन को आप हासिल करना चाहते हैं, तो उन लेज़र मीडियम का जो गेन होता है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, गेन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से उनके अंदर क्या हो, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो द लेज़र मटीरियल्स, अब ये जो हमारे पास लेज़र मटीरियल्स होते हैं, हैव ए वेरी लो गेन, इनका गेन जो है वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.001 पर सेंटीमीटर टू 0.01 पर सेंटीमीटर, ये गेन होता है पर सेंटीमीटर। मेजॉरिटी जो आपके पास जो लेज़र के एक्टिव मीडियम्स हैं उनका बड़ा कम है, तो इसी वजह से फिर इनको स्टिमुलेट करना पड़ता है, और स्टिमुलेट करके इनके अंदर गेन जो है उसको हासिल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो फोटॉन है जब वो ट्रैवल करता है किसी मटेरियल में से, तो उसका गेन जो है वो तकरीबन 0.001 पर सेंटीमीटर होता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम हाई लाइट एम्प्लीफिकेशन को हासिल करें जो कि 100 टाइम्स तक ज़्यादा हो, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लाइट को फिर 69 मीटर जो है वो मीडियम के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, कितना, 69 मीटर, यानी कि उसको ज़्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल। अब एक ऑब्वियस बात है कि जब लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसके रास्ते में ज़्यादा एटम्स आएंगे। जितने ज़्यादा, अब मिसाल के तौर पर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो वहाँ पर रास्ते में ज़्यादा एटम्स आएंगे कि अगर 69 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे तो वहाँ पर रास्ते में फोटॉन एटम ज़्यादा आएंगे। ठीक है ना, अब मैं हूँ यहाँ से शुरू हूँ चलना, ये मेरे आगे बंदे बैठे हुए हैं, इससे भी टकराऊंगा, उससे भी टकराऊंगा, उससे भी टकराऊंगा, उससे भी टकराऊंगा, और आगे 10 बिठा दो, एक लाइन के अंदर जा रहा हूँ तो सारों के साथ मेरी टक्कर होगी। तो जब सब इतने ज़्यादा एटम्स के साथ मेरा कोलिजन होगा तो फिर ज़्यादा एटम्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, ज़्यादा एटम स्टिमुलेट होंगे तो फिर ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई वैसे तो ये इतना गेन होता है, ये आपको नज़र आ रहा है,
लेकिन ये चाहते हैं कि इस गेन को बढ़ा लें, तो उसने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी है कि आप 69 मीटर तक लाइट को ट्रैवल करवा दें किसके अंदर, मीडियम के अंदर, तो फिर आपका गेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। It means photon that the photon has to travel, कि फोटॉन जो है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा a long length of a material, एक लॉन्ग लेंथ जो है मटेरियल की उसमें से ट्रैवल करना पड़ेगा ऑफ लेज़र मटेरियल, ठीक है, जो लेजिंग वाला मटेरियल यानी कि एक्टिव मटेरियल है, फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्प्लीफिकेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि एम्प्लीफिकेशन लार्ज हो, तो लार्ज एम्प्लीफिकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एज एन एग्जाम्पल, if we have a material, अगर हमारे पास एक मटीरियल हो whose gain, जिसका गेन जो है वो हो इज 0.001 पर सेंटीमीटर, एंड इफ we want to obtain, और अगर हम ये चाहें कि हमें जो अचीव हो या obtain हो ए लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ 100 टाइम्स, जिसकी एम्प्लीफिकेशन 100 टाइम्स हो, तो इट इज कैलकुलेटेड ये कैलकुलेट किया गया कि इतनी एम्प्लीफिकेशन के लिए दैट द लाइट हैज टू ट्रेवल 69 मीटर, तो लाइट को 69 मीटर्स ट्रैवल करने पड़ेंगे इन द मीडियम के अंदर, अगर इतना गेन आपने हासिल करना है, 100 टाइम्स गेन को हासिल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन है वो इंक्रीज होती है डिस्टेंस के बढ़ने से। आप जितना डिस्टेंस मटेरियल के अंदर इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो such long distances
आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के जो डिस्टेंसेस हैं नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस जो है। लेकिन हमें फिर भी एम्पलीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज करना पड़ा, इवन कि ये डिस्टेंस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। However, the amount of amplification, के जो अमाउंट है आपके पास एम्पलीफिकेशन की, इंक्रीजेज रैपिडली विद डिस्टेंस। वो रैपिडली इंक्रीज होती है किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। अब जो लेज़र मटेरियल्स होते हैं ये बेसिकली यूज़ नहीं होते एम्पलीफाई करने के लिए लाइट को फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स, यानी कि आउटसाइड सोर्स है, इनको एम्पलीफाई लाइट को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेसिकली लेज़र जो होती है इसके नाम से है कि इट इज़ द जनरेटर ऑफ लाइट। ये लाइट का जनरेटर है, किसी और सोर्स से आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इससे लाइट को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेज़र मटेरियल्स, तो जो लेज़र के मटेरियल्स हैं आर नॉट यूज्ड टू एम्पलीफाई लाइट। ये यूज़ नहीं होते एम्पलीफाई करने के लिए लाइट को फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स, किसी आउटसाइड सोर्स से। लेज़र इज बेसिकली, लेज़र जो है वो बेसिकली ए जनरेटर ऑफ लाइट है। किसी आउटसाइड सोर्स से नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते। लेज़र बेसिकली एक जनरेटर ऑफ लाइट है, ये लाइट को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर अभी इस डिस्कशन तक हमें इस बात का पता चला है कि अगर एम्पलीफिकेशन को बढ़ाना है तो फिर लेंथ बढ़ानी पड़ेगी मीडियम के अंदर। किस चीज़ की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी? वो लेंथ के जिसके अंदर से लेज़र जो है वो ट्रैवल, लेज़र नहीं, लाइट जो है वो ट्रैवल कर सके और एम्पलीफिकेशन हो, स्टिमुलेटेड एमिशन हो। ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, ज़्यादा एम्पलीफिकेशन। तो लेंथ का इंक्रीज होना ज़रूरी है। अब जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी कि 69 मीटर तो अच्छे खासा डिस्टेंस होता है, 69 मीटर। ठीक है, तो 69 मीटर तक का कर लें तो 100 टाइम्स हमें एम्पलीफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन रियल जो प्रैक्टिकली जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि इस चीज़ को अचीव किया जाए? नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कैसे लेंथ जो है, क्योंकि हमें अभी तक गेन के फार्मूले से ये पता चला है कि लेंथ ज़्यादा होनी, तो कौन सा ऐसा मेथड यूज़ किया जाए कि जिससे आप ज़्यादा एम्पलीफिकेशन जो है वो हासिल कर सकें? तो वन
ऑफ द वेस। इनमें से एक तरीका जो है ऑफ मेकिंग लाइट, कि आप लाइट को पास करवाएं, टू पास थ्रू लॉन्ग लेंथ। लॉन्ग लेंथ उसको पास करवाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। हेलो वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सर तुसी ना भेज दियो किसी ਨੂੰ। अब ये कौन सा कमरा 79 है? 79 रूम ਵਿੱਚ ना भेज दियो किसी भी अटेंडेंट ਨੂੰ। मैं बिल बना लेना वा, बना देना वा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ डेट्स भेज दियो ਮੈਨੂੰ बस ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜੀ 22 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। चलो ठीक है तुसी मैं भेज मैं बना देना। हाँ जी ओके। ठीक है जी, तो ये अगर पास करे लॉन्ग लेंथ ऑफ लेज़र मीडियम, by keeping mirrors on both sides, और दोनों साइड्स के ऊपर आपने मिरर्स जो हैं रखे हो ऑफ ए शॉर्ट लेज़र रॉड आर ट्यूब, एक लेज़र रॉड या ट्यूब में। तो लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी फोर्थ बिटवीन द मिरर्स एंड मेक मैनी पासेस थ्रू द मीडियम, इंक्रीजिंग द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल बाय मैनी टाइम्स। ठीक है जी, क्या किया? अब उस मसले का हल इतना लंबा तो नहीं रख सकते। अब 2 मिरर रख दें, जिधर मीडियम रखा हुआ है उसकी दोनों साइडों पे मिरर रख दें। इस अरेंजमेंट को कहते हैं रेजोनेटर। ये मैं अभी आगे मैंने इससे आगे रेजोनेटर ही पढ़ाना है। ठीक है, ये होता है इसको कहते हैं रेजोनेटर। रेजोनेटर 2 मिरर रख दिए। अब क्या हुआ कि लाइट एंटर हुई। लाइट एंटर होने के बाद उसने फोटान निकाले। अब मिरर्स किस तरह के, एक पार्शली रिफ्लेक्टेड है, एक फुली सिल्वर्ड है। अब फुली सिल्वर्ड जो है वो तो नहीं बाहर जाने देगा फोटान को, वो तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो अब फोटान क्या करेंगे? वो निकलेंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे, दोबारा मीडियम एक्टिव मीडियम के एटम्स के साथ टकराएंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे, फिर टकराएंगे, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे एंड सो ऑन। स्टिमुलेटेड एमिशन होता जाएगा, फोटान निकलते जाएंगे, होता जाएगा, फोटान निकलते जाएंगे। एक पूरी चेन ही स्टार्ट जो है वो हो जाएगी उस रेजोनेटर के अंदर, यानी कि वो अरेंजमेंट जिसके अंदर आपने 2 मिरर्स जो हैं उनको रखा हो। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो है। अब इसको कैसे हल किया उस मसले को, लेंथ वाले को? वैसे तो कहाँ से हम 69 मीटर की लेंथ लेते हैं। उन्होंने कहा जी 2 शीशे रख दो, बार बार यही काम उसके अंदर होता है जब फिशन रिएक्शन करते हैं। उसमें भी तो यही होता है, बार बार न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एक कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है, एक मेहरबानी जनाब। तो उसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फर्दर फिशन जो प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपने कंट्रोल करना हो तो कंट्रोल रॉड्स डालते हैं, उनकी मदद से
2 न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और 1 न्यूट्रॉन रहने देते हैं जो फर्दर फिशन क्रिएट करता है। ऐसे ही है ना, तो नहीं उसको अनकंट्रोल्ड करना है तो ना डालो कंट्रोल रॉड, वो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, वो फर्दर फिशन को प्रोड्यूस करेंगे तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है इतना हम, लेकिन इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फोटॉन्स है, लाइट है, ठीक है। तो वो आप जितने फोटॉन्स निकलते जाएंगे वो बार बार आके टकराएंगे और क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे और लाइट एम्पलीफाई होती है एक छोटे से रेजोनेटर के अंदर। ये नहीं है कि कोई बहुत 69 मीटर लेंथ का कोई आपको डिस्टेंस जो है वो चाहिए और उसके ज़रिए आप लाइट एम्पलीफिकेशन जो है वो करें। तो इस मेथड से साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस मसले को हल किया, उन्होंने रेजोनेटर का इस्तेमाल किया। The light bounces back and forth। तो लाइट जो है वो बाउंस बैक करती है बिटवीन द मिरर्स ऑन बोथ साइड्स। मिरर्स के दोनों साइडों के ऊपर। बल्कि बोथ साइड बिटवीन द मिरर्स, बोथ साइड रहने दें। मिरर्स बैक फोर्थ करती है मिरर्स के दरमियान में एंड मेक्स मैनी पासेस, और बहुत सारे पासेस जो है यानी बहुत दफ़ा गुजरती है थ्रू द मीडियम के अंदर से बार बार टकरा के वापस आती है और मीडियम में से पास करती है। इंक्रीज द इफेक्टिव डिस्टेंस, इंक्रीजिंग द इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है जी, जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस कौन सा है, जिसके अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन हो सके, बार बार गुजरेगी मीडियम के अंदर से और इफेक्टिव डिस्टेंस जो है ट्रैवल का उसको इंक्रीज कर देगी ऑफ ट्रैवल बाय मैनी टाइम्स। ठीक है जी, अब क्या होगा कि बार बार उसी मीडियम में से गुजरेगी तो खुद डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, समीउल्लाह को कहें कि चलो भाई तुमने वॉक करनी है आधे घंटे किस कमरे के अंदर, क्या करेगा, ये यूं जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। ऐसे ही है ना, अगर ये टाइमर लगा ले साथ, गूगल फिट लगा ले अपनी फिटनेस के लिए, ठीक है, तो ये चक्कर लगाता रहेगा, आधा घंटा वॉक करेगा तो ये कहेगा मैंने 3 किलोमीटर जो है वो इस कमरे के अंदर ही वॉक कर लिया। तो इसका इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, इसको कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से ये चले, कॉलेज से निकले और जो है वो चलता हुआ जेल चौक पहुँच जाए। ठीक है, वो तो इसको लंबा डिस्टेंस, लेकिन इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज करना ये क्या चाहता है कि नहीं मुझे क्या ज़रूरत है इतनी तकलीफ करने की, मैं कमरे के अंदर ही वॉक कर लेता हूँ। तो वो इसी कमरे के अंदर ही बार बार जो है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। इस समीउल्लाह को या फोटॉन समझ लें। ठीक है, आप अपने आप को एटम्स कंसीडर कर लें, तो ये फोटॉन इन एटम्स के साथ बार बार क्या करेगा, कोलिजन करेगा।
तो उसके नतीजे में इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज होगा और एम्पलीफिकेशन जो है वो बढ़ जाएगी। समझ आई इफेक्टिव डिस्टेंस का क्या मतलब है? दैट इज इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, तो वो इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये जो अरेंजमेंट है मिरर्स की, जो ट्रांसफॉर्म करती है सिंप्लीफाइंग को एक सोर्स ऑफ लाइट के अंदर, इसको बेसिकली हम रेजोनेटर का नाम देते हैं। तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स ट्रांसफॉर्म, कि ये जो अरेंजमेंट है मिरर्स की, ये ट्रांसफॉर्म करती है द सिंपल एम्प्लीफाइंग मटेरियल को, एक सिंपल एम्प्लीफाइंग मटेरियल को कर देती है इनटू ए सोर्स ऑफ लाइट। ये एक लाइट का सोर्स बन जाता है। ये मटेरियल क्या बन गया? इसमें से लाइट जनरेट हो रही है, ये लाइट का सोर्स बन गया। अब जो लेज़र है उसके लिए आपको इस बात का पता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी तो ज़रूरी है। तो अब वो ये जो प्रोसेस आप रेजोनेटर का कर रहे हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो होगी। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अकर करेगी। द पॉपुलेशन inversion is necessary for light amplification। तो ये नेसेसरी है आपके लिए लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो इट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो स्टिमुलेटेड को डोमिनेट कराएं अदर प्रोसेसेस के ऊपर। इट आर सफिशिएंट टू मेक द स्टिमुलेटेड emissions dominate on other processes। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेसेस हैं ये डोमिनेट करें अदर प्रोसेसेस के ऊपर। अच्छा, अब हमने एक इक्वेशन जो है वो पीछे देखी थी। मैं उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ। वो हमने कैलकुलेट की थी रेट की। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अब मैं यहाँ पर ये रिलेशन जो है इसको राइट डाउन कर देता हूँ। ये रेट था R1 स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन ओवर
sorry, stimulated transition over spontaneous transition. Stimulated transition over spontaneous transition. ये वाला हमने पीछे रेट जो है वो निकाला था और ये रेट हमारे पास आया था R1 B21 over A21 रो ऑफ म्यू. ये रेट का इक्वेशन आपने निकाली थी ये वाली. तो इस रिलेशन के मुताबिक लार्ज जो रेडिएंट या रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी है, लार्ज रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, तो जो लार्ज आपके पास रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी है कौन सी है, वो रो ऑफ न्यू. ये रो ऑफ न्यू जो है ये रिक्वायर्ड है, इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द एक्टिव मीडियम. तो ये रेडिएशन डेंसिटी जो है इसका एक्टिव मीडियम में होना ज़रूरी है फॉर दिस पर्पस. इस पर्पस के लिए. अब यहां पर जो पेयर ऑफ मिरर्स हैं वो आपको हेल्प करती हैं इस रेडिएशन डेंसिटी को मेंटेन रखने में, क्योंकि उन मिरर्स की वजह से बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, तो द पेयर ऑफ मिरर्स, तो जो पेयर है मिरर्स का हेल्प टू मेंटेन large radiation density in the medium. ठीक है जी. अब हमें यहाँ तक ये समझ आ गई है कि व्हाट इज एम्पलीफिकेशन एंड गेन. नाउ टुमारो वी विल डिस्कस, ठीक है, नेक्स्ट बल्कि मंडे को हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो ऑप्टिकल रेजोनेटर वर्क करता है, क्योंकि ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है वो एज एन एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल, जैसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर होता है ना, तो ऑप्टिकल रेजोनेटर भी एम्पलीफायर के तौर पर यूज होता है. ये पर नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे.